जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरियस एनालिसिस है एंड यू वाचिंग अलविदा एसोसिएट्स। वर्ल्ड लीगल सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हमारे पास जो है 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में हम 3 शॉर्ट नोट जो है वो तैयार करेंगे और आज के क्वेश्चन को हम 13 ए के तौर पे लेंगे। आज का क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द लॉ ऑफ 12 टेबल्स। ये 12 टेबल्स का जो लॉ है उस पर आपने जो है वो नोट लिखना है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। The 12 tables of Roman law were one of the most first written legal codes created over 2400 years ago in ancient Rome। अच्छा, ऐसे था कि रोमन लीगल सिस्टम हम वैसे पढ़ के आए हैं इन डिटेल। रोमन लीगल सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि रोमन्स के अंदर भी पहले जो है वो लॉज रिटन डाउन नहीं थे, कोई लिखी हुई फॉर्म में नहीं थे। होता क्या था कि रोमन्स के अंदर दो तरह की जो है वो क्लासेस थी। जैसे आज पाकिस्तान है, यहाँ पे जो है वो कुछ जो है वो अमीर तबका है, कुछ जो है वो गरीब तबका है। जो अमीर तबका है वो जो है वो लॉ से कह लें बच जाता है, सजाएं उनको नहीं मिलती हैं, और जो गरीब तबका है वो जो है वो पुश हो जाता है। तो ऐसे है कि रोमन्स के अंदर भी दो क्लासेस थी, एक थे पेट्रिशियंस और एक थे प्लेबियंस। तो एक क्लास वो थी जो कि हाई क्लास थी, और वो जो है उनकी लॉ तक एक्सेस तो थी, और वो लॉ से जो है वो या सजाओं से जो है वो बच जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास था एक ऐसा तबका जो कि कह लें कि नीचे वाली क्लास थी, और वो जो है उनको हमेशा से जो है वो सजाएं जो कि नहीं होती थी वो भी दे दी जाती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता ही नहीं होता था कि अच्छा इस जुर्म की ये भी सजा है या नहीं है। तो उनको वो सजाएं दे दी जाती थी जो कि नहीं भी थी उस टाइम पे। तो ये ना बड़ा एक कंफ्यूजन थी लॉज में कि क्या सजा दी जाए क्या ना दी जाए, और अमीर हमेशा बच जाता था, गरीब हमेशा जो फंस जाता था। तो ये सारी सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए रोमन्स ने सोचा कि हम लॉज जो है ना उनको लिख देते हैं, रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं, ताकि जो अमीर है और गरीब है सबके लिए लॉज जो है ना इक्वल हो जाएं। और जब तहरीरी फॉर्म में होंगी चीज़ें तो फिर चाहे अमीर है चाहे गरीब है सब उसी कोड के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे। तो उन्होंने फिर ये जो 12 टेबल्स थे ना ये इंट्रोड्यूस करवाए 2400 साल पहले। दे प्लेड अ की रोल इन शेपिंग मॉडर्न लीगल सिस्टम। मॉडर्न लीगल सिस्टम जो आज के दौर का है इसको शेप अप करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। They played a key role in shaping modern legal system. These laws covered important aspects of daily life such as property, crime, family and contracts. तो ये जो 12 टेबल्स थे इसके अंदर बहुत सारे लॉज जो है वो कवर किए गए, यानी फैमिली रिलेटेड मामला को कैसे हल करेंगे वो भी किसी खास टेबल के अंदर लिख दिया गया। प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला को कैसे डील करेंगे वो भी किसी खास टेबल के अंदर लिख दिया गया। इसी तरह मजीद डिफरेंट तरह के जो मामला थे उनको कैसे टैकल किया जाएगा वो सारा का सारा जो है वो इन 12 टेबल्स के अंदर जो है वो लिख दिया गया, रिटर्न डाउन कर दिया गया। By writing down the laws, Rome ensured that everyone knew the rules and that justice was applied fairly. अब ऐसे था कि जब ये लॉज लिख दिए गए 12 टेबल्स की फॉर्म में, तो अब हर किसी के लिए ये लॉज जो है वो बराबर थे, हर किसी को इन लॉज का पता था, और अब ये समझा जाता था कि लॉ जो है वो फेयरली अप्लाई होगा और इंसाफ जो है वो सबको मिलेगा। The 12 tables became a foundation for many legal systems worldwide, influencing modern laws and principles of justice. तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ इंट्रोडक्शन में, तो रोमन्स के पास दो तरह की सोसाइटीज थी, मतलब दो तरह की क्लासेस थी, सॉरी सोसाइटीज नहीं थी क्लासेस थी। एक क्लास जो है वो कह लें कि हाई क्लास थी, एक जो है वो लो क्लास थी। जो हाई क्लास थी वो हमेशा जो है वो बच जाती थी, क्योंकि क्लियर कट रूल्स नहीं थे, क्लियर कट जो है वो रेगुलेशंस नहीं थे, तो वो बच जाते थे। लेकिन जो लो क्लास होती थी उनको सारी की सारी जो है वो सजाएं दी जाती थी। तो ये जो कन्फ्यूजन थी या ये जो डिफरेंस था बिटवीन हाई क्लास एंड लोअर क्लास, इसको ख़त्म करने के लिए कहा गया कि लॉज को जो है रिटर्न फॉर्म में ले आए, ताकि अमीर को भी पता हो कि अमीर के लिए भी पता हो कि अच्छा उसने अमीर ने अगर ये काम किया तो भी उसको ये सजा मिलनी, और अगर गरीब ने वो काम किया तो उसको भी वही सजा मिलनी। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे 302 की जो सजा है वो सबके लिए है। ये नहीं लिखा कि अगर अमीर करेगा कत्ल तो उसकी इतनी सजा है, गरीब कत्ल करेगा तो उसकी इतनी सजा है, नहीं, बल्कि 302 में लिखा होगा कि कोई भी अगर बंदा करेगा तो उसको इतनी सजा मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए 12 टेबल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, और ये हिस्टोरिकली जो है वो पहली दफ़ा जो है वो कह लें कि लीगल सिस्टम के अंदर
और मॉडर्न लीगल सिस्टम की बेस भी जो है वो इसने ही 12 टेबल्स ने ही देन 12 टेबल के ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आज के मॉडर्न टाइम पे भी आप जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहे हो, तो सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ मिला है। अगर बैकग्राउंड की बात करें कि ये जो 12 टेबल्स थे इनका बैकग्राउंड क्या है, तो इन एंशियंट रोम लॉज वर नॉट रिटन डाउन, जैसे मैंने पहले बताया कि लॉज जो होता है हिंदी फॉर्म में नहीं थे, एंड ओनली अ फ्यू पावरफुल पीपल न्यू देम, और जो कुछ पावरफुल लोग थे हाई क्लास थी वो सिर्फ जानते थे। दिस लेड टू कंफ्यूजन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट एज ऑर्डिनरी सिटीजंस डिड नॉट नो देयर राइट्स और द रूल्स दे हैड टू फॉलो। तो इस तरह बहुत कन्फ्यूजन जो है वो सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लोग थे, आम लोग थे, उनको नहीं पता होता था कि उनके राइट्स क्या हैं और उन्होंने कैसे ये राइट्स जो है वो हासिल करने हैं, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं जिनके पास होते थे हाई क्लास के पास होते थे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अच्छा इस सारे मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए रोमन लीडर्स डिसाइडेड टू राइट डाउन द लॉज सो दैट एवरीवन कुड सी एंड अंडरस्टैंड दैम। रोमन्स ने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो लॉज को लिख लेते हैं, तहरीरी फॉर्म में ले आते हैं, ताकि हर कोई जो है उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए और हर किसी को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट आप दे दें। दिस इंश्योर्ड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स। इससे क्या हुआ जी, इसने सबके लिए जो है वो फेयरनेस के प्रिंसिपल को जो है वो रिकग्नाइज किया, ट्रांसपेरेंसी आई इससे, और इसने साबित किया कि तमाम तर जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल होंगे, किसी के साथ जो है वो मिसट्रीट नहीं किया जाएगा। मतलब इन 12 टेबल्स के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि अगर कोई अमीर जो है वो कत्ल करेगा तो उसकी इतनी सजा होगी, और अगर कोई गरीब करेगा तो उसकी इतनी सजा होगी, बल्कि इसमें था कि रोमन्स के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी बंदा अगर ये वाला काम करता तो उसकी इतनी सजा है। तो मतलब अब हाई क्लास और लो क्लास दोनों में से जो भी जुर्म करेगा उसकी सजा जो है वो क्लियर कट मेंशन कर दी गई, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सजाएं मिलनी थी। दीज रिटर्न लॉज बिकेम नाउन एज 12 टेबल्स। अब ये जो लॉज उन्होंने लिखे थे इनको 12 टेबल्स का नाम दे दिया गया, फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ रोमन लॉ एंड इन्फ्लुएंसिंग लीगल सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो इस 12 टेबल ने रोमन लीगल सिस्टम की बेस रखी, बुनियाद रखी, और पूरे के पूरे वर्ल्ड लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। आज के दौर में भी जितने भी लीगल सिस्टम आप पढ़ते हैं उनमें रोमन लीगल सिस्टम की आपको जो है वो रूल मिलती है। देन 12 टेबल है तो वो देख लें 450 BCE में जो है वो ये बने, बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। वट वर द 12 टेबल्स ऑफ द रोमन्स, रोमन्स के जो 12 टेबल्स थे वो क्या थे? द 12 टेबल्स आल्सो नाउन एज द लेक्स 12 टेबुलरम, ठीक है, इन लैटिन, यानी लैटिन में इसको लेक्स 12 टेबुलरम कहते हैं, वेयर अ सेट ऑफ लॉज दैट फ्रेम द फाउंडेशन ऑफ रोमन सिविल लॉ। जो कि क्या है, ये ऐसे फ्रेम्स, मतलब ये 12 टेबल्स का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसने रोमन्स के अंदर तमाम तर सिविल लॉज की जो है वो बेस रखी। These tables were the result of a significant development in Roman legal history as they represented the first written code of laws in Rome। तो मतलब रोम के अंदर ये पहला written code था। The creation of the 12 tables occurred around 450 or 449 BCE in response to a demand for greater transparency and consistency in legal matter। तो मतलब आवाम ये चाहती थी कि ट्रांसपेरेंसी हो, हमें हमारे राइट्स का पता हो, अमीर है या गरीब है उसके लिए क्लियर कट रूल्स हो, क्लियर कट रेगुलेशंस हो टू फॉलो। तो तब ये उसके नतीजे में जो है ये लॉज जो है वो बनाए गए। अच्छा जी, तो ये जो 12 टेबल थे ये क्या-क्या थे? इनमें किन-किन चीज़ों का जो है वो ज़िक्र हुआ था? तो इसमें सबसे पहला जो टेबल था इट वाज़ अबाउट लीगल प्रोसीजर्स। तो मतलब पहले टेबल के अंदर लीगल प्रोसीजर के बारे में जो है वो बताया गया। दिस टेबल आउटलाइन्ड द बेसिक रूल्स फॉर द लीगल ट्रायल्स। इट एक्सप्लेन्ड हाउ लॉ सूट्स शुड बी स्टार्टेड। तो मतलब पहले टेबल के अंदर बताया गया कि कोई भी अगर आपने मुकदमा फाइल करना है तो कैसे फाइल करेंगे, कहाँ से उसको इनिशिएट करेंगे, हाउ जजेस शुड बी सिलेक्टेड, जजेस आपके जो होंगे रोमन्स के अंदर उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, एंड हाउ अ डिफेंडेंट मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन अ सेट टाइम आफ्टर बीइंग समन टू द कोर्ट। अब मैंने केस फाइल किया है किसी बंदे के खिलाफ, तो वो जो बंदा है जो डिफेंडेंट है उसको जब हम कोर्ट में बुलाते हैं तो कोर्ट में बुलाने के बाद कितने टाइम के अंदर अंदर उसने अपना जवाब जमा करवाना है, जिसमें वो सारी चीजें बताएगा
कि मैं गिल्टी हूँ या नहीं हूँ, या वट एवर द थिंग इज। तो मतलब पहले टेबल के अंदर सारा जो है वो केसेस के बारे में बताया गया कि कैसे केस इनिशिएट करेंगे, जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, जो डिफेंडेंट है उसको कितना टाइम दिया जाएगा अपना जवाब जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाने के लिए। ये सारी चीजें पहले टेबल में बताई गई। इसी तरह आपने सीरीज वाली टेबल याद कर लेना है। टेबल नंबर 2 में क्या था, ट्रायल एंड एविडेंस। जब केस फाइल होता है तो उसके अंदर आपको पता है केस फाइल होने के बाद पहले तो दूसरी पार्टी को समन किया जाता है, बुलाया जाता है। जब दूसरी पार्टी आ जाती है तो दूसरी पार्टी के आने के बाद जो है वो केस के अंदर एविडेंस जो है वो मंगवाई जाती है। एविडेंस के थ्रू जो है वो प्रूव किया जाता है कि आया ये वाकई में स्टांस जो है वो जेन्युइन है इनका या नहीं है। तो एविडेंस कैसे कंक्लूड करेंगे आप किसी भी मुकदमे में, और ट्रायल की क्या क्या स्टेजेस होंगी, कैसे किसी मुकदमे का आप प्रूव करेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं टेबल नंबर 2 में। कहता है दिस टेबल डिटेल्ड ट्रायल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ एविडेंस, के एविडेंस कैसे इस्तेमाल करेंगे, द रोल ऑफ जजेस, जजेस क्या अपना रोल प्ले करेंगे इस सारे प्रोसीजर में, एंड द हैंडलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी ओनरशिप। और प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी है, दो लोग मुकदमा लेके आ जाते हैं कि ये मेरी जगह है और इसने कब्जा किया हुआ है। तो अब दो लोग सामने हैं, अब जज साहब ने डिसाइड करना है कि वाकई में उसने कब्जा किया हुआ है या असल में ही जगह उसकी है या इसकी है, जो भी ओनरशिप किसके पास है प्रॉपर्टी का। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने का प्रोसीजर कहाँ पे गिवन था, और टेबल नंबर 2 में। ठीक है, तो इसको आपने एज इट इज याद करना है। देन अगर टेबल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं तो टेबल नंबर 3 में था डेट एंड रीपेमेंट। अगर आपका कोई कर्जा कुर्जा आपने लिया है तो उसकी रीपेमेंट कैसे करनी है, किसने टाइम के अंदर करनी है, और अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, ये सारा टेबल नंबर 3 में बताया गया। टेबल नंबर 3 फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, मतलब ये पैसे के लेन देन से रिलेटेड था टेबल नंबर 3। पर्टिकुलरली डेट्स, स्पेसिफिकली ये कर्जे के जो मामला थे उनको डील करता था। It stated that if a debtor failed to repay a loan within a certain period, creditors had the right to claim compensation। तो मतलब ये टेबल कहता था कि अगर जो बंदा जिसको आपने कर्जा दिया हुआ है वो अगर इन टाइम आपकी जो है वो पेमेंट नहीं करता है, रीपेमेंट नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, हर्जाना क्लेम कर सकते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस अ डेटर कुड बी फोर्स्ड इनटू टेम्परेरी सर्विट्यूड। तो मतलब अगर तो कोई जो है वो बहुत संगीन नेचर का केस हो गया है तो उसके अंदर जो है वो डेटर मतलब जिसने कर्जा देना है उसको इस बात के लिए भी फोर्स किया जा सकता है कि वो जो है वो जेल काटे या जो है वो कैद में जाए। तो देन टेबल नंबर 4 की अगर बात करें तो टेबल नंबर 4 वाज अबाउट फैमिली एंड पेरेंटल राइट्स। कहता दिस टेबल अड्रेस्ड फैमिली लॉ इंक्लूडिंग द पावर ऑफ फादर ओवर देयर चिल्ड्रन, मतलब बाप को बच्चों पे क्या जो है वो हक हासिल थे। इट कवर्ड इश्यूज सच एज इनहेरिटेंस, आपका जो इनहेरिटेंस का सारा मसला होता है, रोमन्स के यहाँ इनहेरिटेंस का मसला कैसे सॉर्ट आउट करना है वो टेबल नंबर 4 में लिखा था। गार्डियनशिप का मसला कैसे होगा, अडॉप्शन एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पेरेंट्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सारी की सारी कहाँ पे गिवन थी आपके टेबल नंबर 4 में। देन अगर टेबल नंबर 5 की बात करें तो इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप, तो यहाँ पे टेबल नंबर 5 प्रोवाइडेड रूल्स अबाउट इनहेरिटेंस एंड हु हैड द राइट टू क्लेम अ डिसीज्ड पर्सन प्रॉपर्टी। एक बंदा मर गया है और उस बंदे के मरने के बाद उस बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसको कौन क्लेम कर सकता है, ये कहाँ पे गिवन था टेबल नंबर 5 में। इट आल्सो एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर गार्डियनशिप इंश्योरिंग दैट माइनर्स एंड दोज अनएबल टू मैनेज देयर अफेयर्स वर प्रोटेक्टेड। तो जो माइनर्स होते हैं और उनके गार्डियंस कौन अपॉइंट होंगे, जो अपने मामला खुद नहीं देख सकते हैं, देन उनके मामला कौन देखेगा, उनके गार्डियंस देखेंगे। जैसे एक मियाँ बीवी है, उनके दरमियान तलाक हो गई है, अब बच्चा जो है वो माइनर है, तो बच्चा बीइंग माइनर अपने मामला तो नहीं देख सकता है, तो पेरेंट्स में से कोई ना कोई जो है उसका गार्डियन अपॉइंट होगा। और कौन गार्डियन अपॉइंट होगा, जो बच्चे की वेलफेयर के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सारे मामला कहाँ गिवन थे, टेबल नंबर 5 में। इसी तरह टेबल नंबर 6 था प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप। दिस टेबल डिफाइंड लॉज रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स, यानी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किस किस तरह से किया जा सकता है, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी की जो
ओनरशिप है उससे रिलेटेड मसला कोई। इट इंक्लूड्स रूल्स अबाउट सेलिंग, लीजिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स, चीज़ों को सेल करने के हवाले से, चीज़ों को लीज करने के हवाले से, चीज़ों को एक्सचेंज करने के हवाले से, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो टेबल नंबर 6 में अवेलेबल थे। इंश्योरिंग फेयर डीलिंग्स इन बिजनेस एंड लैंड एग्रीमेंट्स, तो मतलब जगह के रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स वगैरह करने हैं वो भी सारा कौन डील करता था, टेबल नंबर 6। देन टेबल नंबर 7 है लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। टेबल नंबर 7 फोकस्ड ऑन लैंड राइट्स, प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बाउंड्रीज को डिटरमिन करने के हवाले से। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ओवर डैमेज टू लैंड और प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसको कोई अगर डैमेज हुआ है तो उसका कोई झगड़ा जो उसके कंपैरेटिवली आएगा सामने, उसको रिजॉल्व करने का सारा प्रोसीजर। इट इंक्लूड रूल्स अबाउट कंपनसेशन फॉर हार्म काज्ड बाय नेग्लिजेंस और इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन, अगर आपने इंटेंशनली किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, किसी की जो ज़मीन है उसको नुकसान पहुंचाया है, तो उसके बारे में क्या प्रोसीजर होगा, आपको कैसे सजा होगी, वो भी सारी डिटेल्स जो है नंबर जो टेबल नंबर 7 है इसमें गिवन थी। देन टेबल नंबर 8 है सिविल wrongs एंड पनिशमेंट्स। दिस टेबल आउटलाइन लॉज अबाउट क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग थेफ्ट, असॉल्ट एंड इंजरी। जैसे आज आपका पाकिस्तान पिनल कोड है, ये तो बड़ी जो है वो, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इम्प्रूवमेंट्स होती गई, तो डिटेल्ड फॉर्म में। इसी तरह उस टाइम पे थेफ्ट के मामलात को डील करने के लिए, असॉल्ट, इंजरी रिलेटेड, मतलब क्राइम जितने भी होंगे उनको डील करने के लिए उनकी सजाएं क्या होंगी, ये सारे के सारे जो मामला थे कहाँ पे थे, टेबल नंबर 8 के अंदर गिवन थे। देन टेबल नंबर 9 है पब्लिक एंड गवर्नमेंटल लॉ। कहते हैं टेबल नंबर 9 कंटेन्ड लॉज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, यानी ये ऐसे लॉज थे जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, इंक्लूडिंग रूल्स अगेंस्ट ब्राइबरी, करप्शन एंड मिस यूज ऑफ पावर बाय ऑफिशियल्स, तो ये सारा इसमें 9 में था। देन टेबल नंबर 10 है रिलीजियस एंड सेक्रेड लॉज। कहता है दिस टेबल फोकस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फुनेरल्स एंड बरियल कस्टम्स, मतलब अगर कोई मर गया तो उसको दफनाना कैसे है और क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगी, सारी की सारी, ये सारा कुछ टेबल नंबर 10 में था। इसी तरह टेबल नंबर 11 वाज अबाउट सोशल क्लास एंड मैरिज लॉज एंड टेबल नंबर 10 वाज अबाउट ट्रेडिशनल लीगल प्रोविजंस। तो ये 12 तरह के जो है वो डिफरेंट टेबल्स थे, जिनमें हर टेबल के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी रूल के बारे में, किसी न किसी प्रोसीजर के बारे में जो है वो गाइडलाइन मौजूद थी। तो इस तरह से लॉज जो है वो क्लियर हो गए। इन 12 टेबल्स को जो है ना, रोमन्स के अंदर जो जितनी भी फेमस जगहें थी, उस हर फेमस जगह पे जो है वो इसको जो है वो इश्तहार लगाए गए, इसको जो है वो मतलब सबके लिए पब्लिक किया गया, ताकि हर बंदा जो है इनको पढ़ ले, इनको जो है वो रट ले, इनको देख ले, हर बंदे को अपने राइट्स का पता चल जाए कि अच्छा अगर फलां चीज़ हुई है तो उसको फलां टेबल के तहत जो है वो डील किया गया, फलां चीज़ हुई है तो उसको फलां टेबल के अंदर जो है वो बताया गया। तो इस तरह से इनको बड़ी पब्लिसिटी मिली रोमन्स के अंदर 12 टेबल्स को। देन इसके सिग्निफिकेंस पे एक छोटा सा पैरा है और साथ ही जो है वो ऑब्जेक्ट है और साथ ही जो है हमारा कंक्लूजन है। तो ये थे 12 टेबल्स इन द रोमन लॉ, जो कि शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ जाता होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है, दोनों तरह से आप इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं। वर्ल्ड लीगल सिस्टम के मजीद 1 या 2 लेक्चर्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह वो करके इसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।